एक ऐसी बंगाली भूत जिसने हंसता खेलता परिवार बड़े खतरनाक तरीके से बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने नंदनी नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आया हूं जो कि सिर्फ एक मिठाई की वजह से उनके साथ घट गई। आइए चलते हैं 2 साल पहले और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात ऐसी थी कि नंदनी अपने माता पिता के साथ वेस्ट बंगाल की कोलकाता में मौजूद अपने घर में बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी काट रही थी। नंदनी पेशे से एक नर्स थी और वो सुबह 9 बजे के आसपास अपने हॉस्पिटल चले जाया करती थी और 10 बजे के आसपास भी उनकी छुट्टी होती थी। अब हॉस्पिटल है, इतना तो रहना ही पड़ेगा ना। लाइफ इनकी बढ़िया से कट रही थी। इनकी लाइफ जो बढ़िया से कट रही थी, इसके पैरेलली एक और परिवार अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा था और वो परिवार था इनके घर के जस्ट बाजू वाला परिवार। इस परिवार में एक आदमी, एक औरत और उनकी एक बेटी रहती थी 15 साल की। ये लोग भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे, जिस प्रकार से नंदनी के परिवार वाले अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, ये दूसरे परिवार वाले जो लोग हैं, उसमें जो आदमी था ना, उसकी एक सड़क हादसा में खतरनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु को देखकर उसकी पत्नी और उसकी जो बच्ची थी वो टूट जाती है। पत्नी डिप्रेशन में चली जाती है और बच्ची जैसे तैसे करके खुद को और अपनी माँ को संभाल रही थी। लेकिन एक दिन बच्ची स्कूल गई हुई थी और बच्ची घर पर लौटी तो ये पाई कि उसकी माँ ने खुद को खुश कर लिया है। वो अपनी माँ को इस कंडीशन में देख नहीं पाई और उसने भी वही गलत कदम उठा दिया जो उसकी माँ ने उठाया था। आस पड़ोस वालों को पता ही नहीं चला, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी कि आखिर इन लोगों के घर पे क्या हो गया। आदमी तो पहले ही खत्म हो गया था, यहाँ पे बच्ची और माँ के साथ भी हो गया। फिर इस घटना के, इस कांड के, इस हरकत के, इस कदम उठाने के बाद 4 दिन बाद एक्चुअली में नंदनी के परिवार वालों को थोड़ी स्मेल आई। बोले यार ये क्या स्मेल आ रही है, मतलब कुछ दिन से कम आ रही थी, आज थोड़ी ज्यादा आ रही है। नंदनी घर पे आई रात में खाना खाते टाइम। नंदनी बोली कि मम्मी कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब वराब हो गया क्या, आजू बाजू देखे क्या आपने। ये लोग निकल कर देखे, कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर बाहर निकले तो ये समझ में आया कि ये स्मेल बाजू वाले घर की तरफ से आ रही है, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले वो आदमी की मृत्यु हुई है। ये लोग गए, दरवाज़ा खटखटाए, दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। बहुत खतरनाक बदबू यहीं से आ रही थी। बार बार दरवाजा खटखटाने की वजह से आजू बाजू के घर के और जो लोग थे वो भी बाहर निकल गए और फिर सब लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है अंदर। पुलिस वालों को फोन किया गया और पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ के अंदर एंटर किए और पता चल गया कि अंदर क्या गलत हुआ है। यहाँ से उनके मृत शरीरों को बाहर निकाला गया और ये घर पूरी तरीके से हो गया सीज। हैरान होने वाली बात यह है कि इस परिवार वाले, मतलब जिनमें सबकी मृत्यु हो गई, ये जो परिवार वाले हैं, इसके घर को कोई क्लेम करने नहीं आया। मतलब कोई रिश्तेदार आगे नहीं आए कि हम सामान देख लेते हैं, हम अंतिम संस्कार कर देते हैं, हम ये कर देते, वो कोई कुछ नहीं। सब हॉस्पिटल में ही खुद से ही हो गया। पुलिस वालों ने भी शायद पता करने की कोशिश की होंगे अपने एंड से, लेकिन आस पड़ोस वालों को कुछ पता नहीं चला और ना ही नंदनी के परिवार वालों को कुछ पता चला। इस परिवार का मैटर यहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के लिए नहीं। हुआ ऐसा कि जब से इस घर से जो मृत शरीर निकले थे माँ बेटी के, उसकी अगली रात से ही इस घर में किसी के होने का एहसास होता था। ये जो घर था, इसका एक आंगन भी था। इनके आंगन में एक आम का पेड़ था। अक्सर रात बेरात कोई भी इंसान इस घर के सामने गुजरता था तो उसे उस आम के पेड़ के ऊपर 2 लोग बैठे हुए दिखाई देते थे और जो देखता था वो यही कहता था कि बैठा हुआ कोई और नहीं बल्कि माँ और बेटी ही थी। धीरे धीरे करके लोगों के मन में इतनी दहशत बैठ गई कि वो लोगों ने उस घर के सामने से निकलना बंद कर दिए, अपना रास्ता बदल दिए, लेकिन वहां से कोई नहीं निकल रहा था। ये लोग भी अपनी जिंदगी जी रहे थे। नंदनी के परिवार का किस्सा भी आएगा, अभी रुको, अभी वेट करो। अभी तो मैं दूसरे परिवार का ही बता रहा हूँ जिन लोगों ने गलत कांड कर लिया था। इन लोगों का परिवार अच्छे से जी रहा था अभी तक। फिर एक दिन की बात है, नंदनी जी की बहन की 2 बेटियां, एक का नाम था श्रेया और एक का नाम था आकांक्षी। दोनों ये डिसाइड करती, दोनों रांची की रहने वाली थी। दोनों डिसाइड करती कि चलो मौसी नाना नानी के घर जाते हैं, यानी नंदनी जी के घर पे आने का इन दोनों लड़कियों ने प्लान बनाई रांची से। रांची से ये लोग आ गई भाई कोलकाता में अपनी मौसी नंदनी के घर पे। और जैसे ये लोग आई तो इन लोगों को पता चला, क्योंकि मौसी ने, नाना नानी ने बताया कि रात में ये जो बाजू वाला घर है ना,
उसके आमने सामने मत जाना, कुछ ठीक नहीं है। दोनों लड़कियों ने, आकांक्षी और श्रेया, दोनों ने बोली कि ऐसा क्यों? तो नाना नानी और मौसी ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है। दोनों लड़कियां इस बात को समझी और उस घर के सामने नहीं गई। इनको 5-6 दिन हो गए, इनको आए हुए अब 1 हफ्ते हुए थे, और इन लोगों ने बोली कि मौसी, नाना नानी, अब हम निकलेंगे, 3 दिन बाद हम लोग निकल जाएंगे, अपनी टिकट्स वगैरह हम बुक कर लेते हैं। तो मौसी ने बोली, बताओ यार, तुम लोग कब से आए हुए हो और मैं तुम दोनों की फेवरेट मिठाई तुम लोगों के पास लेकर नहीं आई हूँ। 3 दिन बाद जाने की बात कर रही है। काम करती हूँ, आज मैं हॉस्पिटल से जल्दी निकलूंगी और मिठाई खरीदते हुए आऊँगी, तुम्हारी फेवरेट वाली है, घर पे भी लेके जाना, मम्मी की भी फेवरेट थी तुम्हारी, मम्मी को भी खिलाना। तो आकांक्षी और श्रेया बोलती कि ठीक है मौसी, आप लेके आना। मौसी निकल जाती है अपने काम को। अब रात में नॉर्मली वो 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं, बदकिस्मती से 3-4, इनको बहुत टाइम लग जाता है। रात के तकरीबन 12:30 इनको हॉस्पिटल में ही बज गए। अब इन्होंने, ये श्रेया और आकांक्षी जो बोली थी कि आज मैं मिठाई लेकर आऊंगी, तो इन्होंने सोची कि लेट तो हो ही गई हूँ, मिठाई ले ही लेती हूँ, फिर पता चले कि ये केस के चक्कर में मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़े, तो आज मैं मिठाई लेते लेते जाऊंगी। और वो मिठाई वाले की जो दुकान है वो खुली रहती है, मतलब रात बेरात खुली रहती है, और बाय चांस बंद भी हो गई तो इनके पास उस मिठाई वाले का नंबर था, फ़ोन करके ख़रीद सकती, थोड़े पहचान वाला था वो। ये अपने हॉस्पिटल से निकली 12:30 बजे के आसपास, मिठाई वाले के पास रुकी, मिठाई खरीदी, और जहाँ से मिठाई खरीदी वहाँ से इनका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ये वहाँ से 1 बजे के आसपास पैदल पैदल अपने घर की तरफ आने लगी। सोची कि ऑटो कहाँ वेट करूँ इतना, पैदल ही निकल जाती हूँ। ये पैदल पैदल अपने घर की तरफ आने लगी। अब एक्चुअल में जिस रास्ते से आना जाना करती थी, उस रास्ते में पता नहीं आज कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला वर्क चल रहा था, कौन सी ऐसी सड़क में खुदाई कर दिए थे कि पूरा रास्ता पैक कर दिए थे। ये तो अपने अस्पताल में थी, इनको तो कुछ पता नहीं चला, और इनके जो मम्मी पापा थे, मतलब श्रेया आकांक्षी के नाना नानी, वो भी घर पे ही थे, उनको भी नहीं मालूम होता तो फोन करके बताया होते नंदिनी को। किसी को कुछ नहीं मालूम। ये वाला रोड ब्लॉक्ड। ये बोली यार, रात के 1:15-1:30 बज रहे हैं, मैं इस मतलब वो खतरनाक वाले रोड से जाऊं कि नहीं जाऊं? मतलब खतरनाक वाला रोड कैसे? वही घर के सामने जो होके गुजरता था, वही वाला रोड, अभी एकमात्र रोड बचा हुआ था। नॉर्मल वाले रोड में तो कंस्ट्रक्शन होने लगा था आज। नहीं जाती, मन में तुरंत सोची कि नहीं जाती, मैं फ़ोन करती हूँ पिताजी को। मोबाइल निकाली, शिट, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। आज हुआ ये कि हॉस्पिटल में काम के चक्कर में, एक तो हॉस्पिटल से छुट्टी भी लेट हुई, और काम के चक्कर में चार्जिंग वगैरह लगा नहीं पाई, और मोबाइल हो गया स्विच्ड ऑफ। ये 2 मिनट रुकी और सोची कि कोई तो आस पड़ोस वाला कोई दिख जाए तो उसके साथ साथ आगे बढ़ जाऊंगी। पैदल वो दूसरे वाले रास्ते से निकलने में थोड़ा सा एक घबराहट सी हो रही थी। लेकिन 5-10 मिनट रुकने के बाद भी नॉर्मली कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। इन्होंने सोची कि अब मुझे अकेले ही उस घर के सामने वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये वहाँ से अपना पलटी और उस रास्ते में एंटर करने लगी जिस रास्ते में वो घर मिलता। एंटर करके उस घर के सामने से गुजरी होगी भाई, पता नहीं क्या इनके हाथ में मिठाई थी कि क्या सीन था। जैसे ही घर पे आई है अपने, एकदम शांत। बच्चियों ने बोली, मतलब श्रेया आकांक्षा ने बोली कि मौसी आज बहुत लेट हो गई, और आप तो मिठाई लाने वाली थी ना, हमारी फेवरेट वाली। मौसी कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ अपने बैग की तरफ देखी। ये दोनों को लगा कि मौसी थक गई होंगी। दोनों लड़कियां बैग की तरफ गई मौसी के, बैग खोली, मिठाई का डब्बा खोली, तो क्या पाती है कि अंदर मिठाई ही नहीं। ऐसा लग रहा है किसी ने खा के छोड़ दिया है, मतलब थोड़ा बहुत टुकड़े फुकड़े छोड़ा हुआ है। 1 किलो मिठाई लाई हुई थी, ऐसा किसने खा लिया रास्ते में, इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये बोलती कि मौसी ये तो खाली है। मौसी ने कुछ नहीं बोली और सिर नीचे करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये दोनों घबरा गई, मौसी के पास आई। मौसी कोई बात नहीं, मिठाई अगर किसी ने आपसे मांग लिया या फिर आपने ही खा ली तो हम आपसे लड़ेंगे थोड़ी, कोई बात नहीं, कल आप दूसरी ला देना, हम वैसे भी परसों नरसों निकलने वाले हैं। वो फिर से ठा के मार मार के रोने लगी। श्रेया बोलती है, मौसी हुआ क्या है ये तो बताओ। मौसी सिर ऊपर करती है ना, नन्ही सिर ऊपर करके क्या बोलती है कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मेरे पति की भी मृत्यु हो गई, और अब मेरी बेटी का क्या होगा, मैं भी तड़प रही हूँ यहाँ पे। और ऐसा बोल के और रोने लगी। ये दोनों ने जैसे ये बात सुनी, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया। माता पिता की मृत्यु हो गई, अरे नाना नानी तो अभी बाजू वाले कमरे में अच्छे सही सलामत आराम से बैठे हुए थे, और पति, 1 सेकंड, इनका पति, और पति तो ठीक, इनकी बच्ची कब हुई?
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुंवारी है। मेरा दिमाग खराब हो गया और श्रेया और आकांक्षी दोनों डर गई। भागते हुए नाना नानी के पास गई कि ठीक ठाक तो है कि नहीं। नाना नानी तो आराम से बैठे हुए थे। तुरंत ही नाना नानी को पूरी बात बताई कि मौसी ऐसी रो रही है और बोल रही है कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मेरा पति मर गया, अब मेरी बच्ची का क्या होगा। नाना नानी चलो जल्दी से मौसी को देखो। नाना नानी भागते हुए आए और नंदनी को देखे तो नंदनी अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। नाना जी ने जैसे ही देखे लड़की को, तुरंत समझ गए कि ये हमारी लड़की नहीं है, इस लड़की के अंदर कुछ तो ऐसा प्रवेश कर गया है जो कि सही नहीं है, जो कि एक भूत है। नाना जी तुरंत समझ गए कि हो ना हो नंदनी रात बेरात उस घर के सामने से आ गई है और इसके पास तो मिठाई थी। सोच नहीं पाए, अब सब समझ में आ रहा है। नाना जी ने उसको संभाल कर दूसरी मतलब पलंग में बैठाने की कोशिश की है, लेकिन नाना जी को धक्का वक्का मारने लगी और बहुत उग्र हो गई। घर की चीजें उठा उठा के पटक रही है, लेकिन नाना जी ने उसको बहुत शांत करा है। सिर में हाथ फेरे हैं, मंत्र पढ़े हैं, जितना नाना जी को समझता था उतना शांत करने की कोशिश। नाना जी को भी थोड़े पूजा पाठ वाले व्यक्ति थे ना, तो जो ज़्यादा पूजा पाठ वाले लोग होते उन लोगों को समझता है। नॉर्मल किए, जितना हो सकता था उतना नॉर्मल किए। और नाना ने रात के यही कोई 3 बजे के आसपास बोले कि बच्चे एक काम करो, तुम दोनों आज मौसी के साथ सो जाओ, हम तो अपने कमरे में ही सो रहे हैं क्योंकि नानी की तबीयत खराब रहती है, फालतू डर जाएगी तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बच्चे ने बोले कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप अपने कमरे में सो जाओ, हम मौसी को संभाल लेंगे। ये मौसी के साथ सोने लगे। सोए हुए मुश्किल से 20 मिनट आधा घंटे हुए नहीं होंगे, 3:30 बजे के आसपास मौसी झटके से उठी है और फिर ऐसा करने लगी और उठ के कमरे से बाहर निकलने लगी। ये दोनों देखे कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर से नाना के पास गई, नाना नाना चलो। मौसी घर से बाहर भागने लगी। इनको पकड़े हैं, नाना जी अंदर ले जाने लगे तो बोले कि बुड्ढे मुझे छोड़ दे, मेरा घर वो है, मुझे इस घर पे क्यों लेके आए हो तुम लोग, मुझे घर पे कैद करके क्यों रखे हो अपने घर पे, तुम तो मेरे पड़ोसी हो ना, ये मेरा घर नहीं है। नाना जी फिर हो गए फुल टू श्योर कि झोल लिए हुआ है कि बाजू वाली जो औरत जिसने कुछ दिन पहले अभी खुद को खुश कर ली थी, जो अपनी बेटी के साथ रहती थी, वही मेरी बेटी के अंदर प्रवेश कर गई है। नाना जी ने कैसे भी करके जोर ज़बरदस्ती करके उनको एक कमरे में बंद किए हैं और सुबह के 7 बजे तक सब लोग, मतलब ये अपनी आकांक्षी, श्रेया, नाना जी, नानी जी, सब उस घर के सामने बैठे रहे, सब उस कमरे के सामने बैठे रहे और चिल्ला चोट अंदर से सुनते रहे। वो इतना चिल्लाई है, बाप रे। नंदनी ने मतलब वो जो इनकी ज़िंदगी के 3-3.5 घंटे थे, ये कभी नहीं भुला सकते। फिर अगला दिन निकला जो 7 बजे, नाना जी तुरंत घर से बाहर निकले और पास के ही एक पुजारी जी को बुला कर लेकर आए, सारी बात बताए। तो पुजारी जी ने बोले कि ठीक है, मैं आपको कुछ धागा देता हूँ, वो धागा पहना दो लड़की को और जब तक ये धागा पहनी रहेगी ठीक हो जाएगा। इन्होंने घर पवित्र किए, धागा पहनाए। अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, उस शाम तक चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब ये दोनों लड़कियों ने बोली, श्रेयांशी ने भी, कि अब तो मौसी भी ठीक हो गई है, हम लोग निकल जाते हैं। अब अगले दिन ये लोग निकल गई अपनी रांची को। ये लोग वहाँ पर पहुँची हैं, 5 दिन गिनती के ठीक हुए हैं कि मौसी ने यानी नंदिनी ने अपने हाथ से धागा कहीं निकाल दी। बस फिर से वो चीज़ इनके ऊपर हावी हो गई और इस बार तो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से। अब खाना पीना छोड़ दी है, बिस्तर पकड़ ली है, बिल्कुल बिस्तर से हिल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जा रही बिस्तर पे। फिर क्या था, नाना जी ने पहले डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अब जब डॉक्टर से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो समझ गई उतारने के कारण हुआ है और ये बाहरी हवा ये डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। फिर नाना जी यानी कि नंदिनी के पिताजी गए कोलकाता के एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी जी के पास। पुजारी जी जैसे ही आए बोले कि पहले तो पेड़ को कटाओ। इस पेड़ के सामने से जैसे मैं गुजरा हूँ ना, मुझे ऐसी वाइब्रेशंस फील हुई है कि कुछ बड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, भी पेड़ को कटवाया जाए। कोई है कि घर का, मतलब जो घर को अपने अंडर में रखता है। मोहल्ले वालों ने बोले नहीं कोई नहीं है। बोले कटवाओ। पेड़ को कटवा दिया गया। पेड़ को कटवाने के बाद घर का अच्छे से शुद्धिकरण किया गया, काली माता के नाम से घर को बांधा गया और नंदिनी को सख्त हिदायत दी गई कि रात बेरात किसी भी रीज़न से उस घर के सामने से आना होता है तो अपने पास कुछ मत रखना, खाने पीने की कोई भी चीज़ रहे इस घर के सामने से आ रहे हो फेंक दो पहले, बाल वाल खोल के परफ्यूम लगा के यहाँ से नहीं, भले ही कहीं और रात बिता लो, होटल में जाके रह लो, सो जाओ, लेकिन अगर ऐसा समय आ गया कि आपको आधी रात को यहाँ से आना पड़ रहा है तो मत आना। खैर उस दिन के बाद से किस्मत से
ऐसी कोई चीज़ रिपीट नहीं हुई। अभी 2 साल हुआ है और ऐसी नौबत भी नहीं आई कि नंदिनी को रात बेरात वहाँ से ऐसा लौटना पड़े। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि श्रेया ने खुद मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए लिख कर भेजी। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को बताना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, वो खाने पीने की चीज़ों से और ख़ासकर नॉन वेज और मिठाइयों से बहुत अट्रैक्ट होती है। मैं तो यही कहूँगा कि कोई जगह हॉन्टेड हो ना हो, रात बेरात आप कोई सुनसान जगह से अकेले लौट रहे हैं तो अपने पास कोई भी खाने की चीज़ मत रखिए। नहीं, कोई कुत्ता जानवर बिल्ली कुछ भी दिखे उनको खिला दो, लेकिन अपने साथ लेकर सुनसान जगह में मत भटको भाई। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।